नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का बड़ा ऐलान। बोले, देश में बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी का जीतना बेहद जरूरी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक तापमान काफी गर्म है। सूबे में जेडीएस के अलावा किसी ने भी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। 7 बार के विधायक डीके शिव कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की बात को नकारते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की स्थिति पैदा होगी। कर्नाटक के लोग परिपक्व हैं, वे बदलाव के लिए जनादेश चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 141 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। डीके शिव कुमार ने ऐलान कर दिया है कि देश में बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी का जीतना बेहद जरूरी है। अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद से लेकर हेमंत विश्व शर्मा तक कांग्रेस छोड़ने वालों पर राहुल गांधी ने बोला जोरदार हमला। यह आपको बता दें कि पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि ये लोग सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोजाना भटकाते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। तस्वीर में उन नेताओं के नाम लिखे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल और कुछ समय पहले कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। शनिवार को तस्वीर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि ये लोग सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोजाना भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल गांधी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें अडानी के नाम के इर्द गिर्द गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत विश्व शर्मा और एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का नाम लिखा है। बता दें कि ये सभी वो नेता हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। इनमें से पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अब इन सभी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोजाना भटकाते हैं। अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले, राहुल गांधी की वजह से 3 दर्जन नेताओं ने दे दिया इस्तीफा, कांग्रेस को आनी चाहिए शर्म। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे फेयरवेल के दौरान अपना कैरेक्टर दिखाया। जब उन्होंने मेरी तारीफ की और भावुक हुए तो मुझे लगा कि उनके पास दिल भी है, वो अच्छे भी हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि पीएम मोदी के ऐसा करने से क्या मैं बीजेपी वाला हो गया, लेकिन हमारे नेता कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि इनका डीएनए बदल गया। क्या गंदी सोच है। मोदी अगर मुझे गाली देते तो कांग्रेस वाले जरूर खुश होते। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि पीएम मोदी की मेरे फेयरवेल के दौरान दी गई स्पीच के बाद मुझे आधे घंटे में करीब 500 से 600 मैसेज आए कि हमारा भी नजरिया पीएम मोदी के प्रति बदल गया। तो क्या कांग्रेस उन्हें भी बीजेपी वाला कहेगी। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी से नफरत क्या है के सवाल पर कहा कि मैंने 1000 बार कहा कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन मैंने उनके ही कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और राहुल गांधी के ही कारण 3 दर्जन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार ने पूरे विपक्ष को दे दिया जोर का झटका। बोले, मुझे ईवीएम मशीन पर पूरा भरोसा। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने ईवीएम मशीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका यह बयान उनकी पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम मशीन पर पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम मशीन खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में ईवीएम मशीन में हेरफेर करना एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। यह एक बड़ी प्रणाली है जिसमें बहुत सारे चेक और बैलेंस शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी तरह यह साबित हो जाता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हो गई है तो देश में बड़ी अराजकता होगी। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि कभी कभी लोग चुनाव हार जाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि वे चुनाव कैसे हार सकते हैं, फिर वे ईवीएम मशीन पर आरोप लगाने लगते हैं और इससे छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह लोगों का वास्तविक जनादेश है। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के अनुसार अगर किसी तरह यह साबित हो जाता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई तो देश में बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुझे ईवीएम मशीन पर पूरा भरोसा है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शरद पवार पर बोला जोरदार हमला। बोले सुप्रीम कोर्ट की समिति सामने नहीं ला पाएगी मोदी और अदानी की दोस्ती। ये आपको बता दें कि अदानी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शरद पवार के बयान से खुद को अलग कर लिया है। जयराम रमेश ने कहा कि ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 पार्टियां इस पर एकमत हैं कि पीएम मोदी से जुड़े अदानी ग्रुप का मुद्दा बहुत गंभीर है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अदानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट समिति के संदर्भ की शर्तें सीमित हैं। ये समिति प्रधानमंत्री और अदानी के बीच गहरी दोस्ती को सामने नहीं ला पाएगी। बता दें कि एक दिन पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस समिति को उपयोगी बताया था। उन्होंने कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी जेपीसी से ज्यादा उपयोगी होगी। एआईसीसी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति के संदर्भ की शर्तें बहुत सीमित हैं। यह पीएम मोदी और अदानी के बीच गहरी सांठगांठ को सामने नहीं ला सकती है। केवल एक जेपीसी ही है जो हम अदानी के हैं कौन के 100 और उससे भी अधिक सवालों के जवाब ढूंढ सकती है। जयराम रमेश ने कहा कि यह समिति प्रधानमंत्री और अदानी के बीच गहरी दोस्ती को सामने नहीं ला पाएगी। केवल जेपीसी है जो इन दोनों के रिश्ते का खुलासा करेगी। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले संसद बंद कर दी, सांसदों की आवाज बंद करा दी, लेकिन अडानी के जरिए चीन की एक कंपनी का धंधा चलवाया जा रहा है। यह आपको बता दें कि अडानी मामले को लेकर एक बार फिर प्रियंका गांधी ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता जवाब चाहती है लेकिन सरकार कुछ नहीं कहती। अब सामने आया है कि अडानी समूह चीन के व्यापारी के साथ में मिलकर बिजनेस करता है, लेकिन सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि संसद बंद कर दी, सांसदों की आवाज बंद करा दी, लेकिन अडानी के जरिए चीन की एक कंपनी का धंधा चलवाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी चीन से लोहा ले रहे हमारे वीरों के बारे में सोचिए। उन्होंने कहा कि क्या अडानी के जरिए देश के अहम क्षेत्रों में चीनी कंपनी की भागीदारी आपकी जानकारी में है? जनता जवाब चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने दावा किया है कि अडानी समूह की कई परियोजनाओं के साथ में चीन की एक कंपनी जुड़ी हुई है और इनमें से कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी ने अब पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद बंद कर दी, सांसदों की आवाज बंद करा दी, लेकिन अडानी के जरिए चीन की एक कंपनी का धंधा चलवाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, अडानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता अलका लामा ने शरद पवार पर बोला जोरदार हमला। बोली निजी हितों के चलते तानाशाह सरकार के गुण गा रहे शरद पवार। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार के अडानी मुद्दे को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि वो अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जेपीसी जांच के पूरे तरीके से खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। शरद पवार ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में अडानी समूह का बचाव किया था। अब कांग्रेस नेता अलका लामा ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया कि डरे हुए लाचारी लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं, लेकिन पूंजीपति चोरों से और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अडानी मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं शरद पवार, विपक्षी एकता पर भी दे दी सफाई। आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार शनिवार को भी अडानी मामले में अपने बयान पर कायम रहे। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इससे विपक्षी एकता को कोई भी खतरा नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया था कि अडानी समूह को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जेपीसी जांच की मांग से भी खुद को अलग कर लिया था। शरद पवार ने कहा कि जब अलग अलग दल साथ आते हैं तो अलग अलग मत होना लाजिमी है। ऐसी ही स्थिति जब हम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मिले थे तब सावरकर के मुद्दे पर बनी थी, तो मैंने उस पर अपने विचार रखे और मुद्दा सुलझ गया। इसी तरह अलग अलग विचार आते हैं तो चर्चाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति जेपीसी से ज्यादा बेहतर नतीजे देगी। उन्होंने कहा कि जेपीसी की मांग हमारे सभी साथियों ने की है, यह बात सच है, मगर हमें लगता है कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे। यहां पर ज्यादा लोग सत्ताधारी पार्टी के हों, वहां पर देश के सामने सच्चाई कहां तक आएगी। आपको बता दें कि विपक्षी एकता टूटने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन ये दावा कर रहा है, मैंने केवल अपने विचार रखे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की कर्नाटक में होने वाली जनसभा की गई स्थगित। अब 10 की जगह 16 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो 3 राज्यों को कवर कर रहे हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद आज पीएम मोदी कर्नाटक पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राज्य में होने वाला अगला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। पार्टी के कर्नाटक प्रमुख डीके शिव कुमार ने शनिवार को बताया कि 10 अप्रैल को होने वाला कार्यक्रम अब 16 अप्रैल को कोलार में आयोजित किया
जाएगा। यहां पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को उसी स्थान पर लोगों को संबोधित करने की योजना बनाई थी जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाषण दिया था, जिसके कारण उन्हें संसद के निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव संबंधी कार्यों और उम्मीदवारों के चयन के कारण पार्टी नेताओं ने उनके कार्यक्रम को एक सप्ताह आगे बढ़ाने का आग्रह किया। डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने राहुल गांधी से जनसभा को एक सप्ताह आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि गांधी और सभी नेता कोलार में जय भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 16 अप्रैल को आएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कोलार में गांधी का यह पहला सार्वजनिक संबोधन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी को अयोग्य ठहराया जाना लोकतंत्र का अपमान है। डीके शिव कुमार ने कहा कि 7 लाख मतों के अंतर से जीतने वाले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना पूरे लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार गांधी के कार्यक्रम की योजना पहले 5 अप्रैल को बनाई गई थी, जिसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया था, फिर इसे 9 अप्रैल कर दिया गया था। लेकिन उसी दिन मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम होने के कारण इसे 10 अप्रैल कर दिया गया था। अब इसे एक बार फिर से बढ़ाकर 16 अप्रैल कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होते ही अनिल एंटनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला। दरअसल राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोजाना भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। इस फोटो में राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं के नाम के साथ में अनिल एंटनी का भी नाम लिखा था। अनिल एंटनी ने अब शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनिल एंटनी ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के तथा कथित प्रधानमंत्री उम्मीदवार को देखकर दुख होता है कि वे एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह बोल रहे हैं, ना कि एक राष्ट्रीय नेता की तरह। उन्होंने आगे लिखा कि राष्ट्र निर्माण के काम में दशकों तक योगदान देने वाले बड़े दिग्गजों के साथ में अपना नया नाम देखकर बहुत खुशी हुई। उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी क्योंकि वे भारत और भारत के लोगों के लिए काम करना पसंद करते थे, ना कि एक परिवार के लिए। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका धर्म राष्ट्र के लिए काम करना है, ना कि एक परिवार के लिए काम करना। आजकल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मेरा धर्म राष्ट्र के लिए काम करना है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला, पूछा बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों की कमाई कहां छिपाई। आपको बता दें कि अदानी मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की कमाई कहां पर छिपाई है। खैर, अब हम अदालत में मिलेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अरबपति कारोबारी गौतम अडानी समेत 6 नेताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने गौतम अडानी, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि ये सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोजाना भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कुछ दल गए थे कोर्ट ताकि भ्रष्टाचार की किताबें ना खुलें। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी। साथ ही उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखा दी। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य की भारत राष्ट्र समिति सरकार के साथ साथ विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने तेलंगाना सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलने के आरोप भी लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई दल कोर्ट के पास भी पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो कि हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट ने वहां भी इनको झटका दे दिया। हाल ही में करीब 14 राजनीतिक दलों ने केंद्र एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार पर केंद्र के विकास कार्यों को रोकने और परिवारवाद की राजनीति करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की परियोजना में राज्य सरकार से मिल रहे असहयोग से मुझे बेहद दुख है। यह तेलंगाना के लोगों के सपने को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार अलग नहीं है। भ्रष्टाचार वहीं शुरू होता है जहां पर परिवारवाद होता है। उन्होंने राज्य सरकार से विकास में बाधा नहीं डालने की अपील की है।
अगली बड़ी खबर, इफ्तार पार्टी की राजनीति पर महागठबंधन में पड़ी दरार, बाइकॉट ने बढ़ा दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता, मिशन 2024 पर भी लगा ग्रहण। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल का समय बचा है। बीजेपी और महागठबंधन सहित सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। वहीं मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां इफ्तार पार्टी का खूब आयोजन कर रही हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में सरकार की ओर से इफ्तार पार्टी दी गई। जेडीयू और आरजेडी समेत महागठबंधन के कई नेता इसमें शामिल हुए। आज भी हज भवन में जनता दल यूनाइटेड की ओर से इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। आपको बता दें कि रविवार को राबड़ी देवी के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। इसमें मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए इफ्तार की राजनीति बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले रामनवमी में सासाराम और बिहार शरीफ सहित कई जगहों पर दंगे हुए। इस घटना के बाद इफ्तार की राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं। इसमें महागठबंधन के नेता भी इफ्तार पार्टी के बहाने हो रही राजनीति का विरोध करने लगे हैं। बिहार सरकार द्वारा आयोजित की गई इफ्तार पार्टी का महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजमी वारी ने विरोध किया है। आजमी वारी ने पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि मुसलमानों के जख्म पर मरहम रखने की जरूरत है, न कि इफ्तार पार्टी देने की। उन्होंने ये लिखते हुए सोशल मीडिया पर बिहार सरकार द्वारा निमंत्रण के लिए भेजे गए कार्ड का फोटो भी डाला है और उस पर बाइकॉट की मोहर लगी है। आपको बता दें कि वहीं आजमी वारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का विरोध करते हुए कल नहीं गया था और आज जेडीयू के द्वारा, साथ ही रविवार को आरजेडी के द्वारा जो इफ्तार पार्टी आयोजित की जा रही है उसका भी मैं विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि खानकाह और देश की बड़ी संस्था इमारत सरिया ने भी मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में दंगे हुए, दोनों जगहों पर धारा 144 लागू है। रोजेदार रोजा तो रखे हुए हैं लेकिन उन्हें इफ्तार नहीं मिल रहा। वहां पर रोजेदार को इफ्तार खोलने में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन यहां पर पटना में इफ्तार के नाम पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। इससे सरकार क्या दिखाना चाहती है? जिनको जरूरत है उन्हें इफ्तार मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वजह से हम लोगों ने इसका विरोध किया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले माफियाओं की सिट्टी पिट्टी गुला गीली हो रही पैंट। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून के राज की तारीफ करते हुए कहा कि जिन लोगों को पहले कानून व्यवस्था की परवाह नहीं थी उनकी अब पैंट गीली नजर आने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ एक बॉटलिंग प्लांट के भूमि पूजन के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को धत्ता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे कि उन्हें अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। जब अदालतों ने सजा सुनाती है तो उनकी पैंट गीली होते हुए भी जनता देखती है। उन्होंने कहा कि जनता पहले देखती थी कि कैसे माफिया उन्हें जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे। आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम रहेगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के फैसले के बाद दिल्ली और एनसीआर में पीएनजी और सीएनजी के घट गए दाम। ये आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस यानी पीएनजी की कीमतों में शनिवार को 6 रुपए तक की कटौती कर दी गई। ये करीब 2 साल में गैस कीमतों में हुई पहली कटौती है। सरकार ने एक दिन पहले ही प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारण करने का नया फार्मूला लागू किया है। उस फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम हुई हैं। दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन गैस की खुदरा बिक्री करने वाली फर्म आईडीएल ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत अब 79 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम से घटकर 73 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। आईडीएल के अनुसार इसी तरह दिल्ली में पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस की कीमत 53 रुपए 59 पैसे प्रति एससीएम से घटकर 48 रुपए 59 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। आपको बता दें कि नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।